नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपका जो पढ़ाई है वो निरंतर रूप से जारी होगी। हम बात कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फोर्थ चैप्टर कार्बन वाला, उसकी हमने अपरूप तक की बातें देख ली थी। हमने कार्बन की विशेषताएं देखी कि कार्बन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। एक सहसंयोजी बंध हमने देखा था कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। उन सारी बातों पर हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो एक प्रकार से इसी का ही पार्ट सेकंड मानकर चलिए, हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा हमारा, इस पर हम चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए जरा, किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन और क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सुना, हाइड्रोकार्बन का मतलब जैसे कि नाम से ही हमें पता चला है, इसमें आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे। ये है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे यौगिक या वे यौगिक, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। या हम यूं कहें कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि वो यौगिक क्या होंगे, उसमें आपका क्या क्या मिलेगा, आपका हाइड्रोजन भी मिलेगा और आपका कार्बन भी मिलेगा। जैसे कि एक हमारा ये एक यौगिक है मैथेन, जिसको हम कहते हैं, हम जिसको क्या कहते हैं, मैथेन जिसको हम कहते हैं, वो हमारा ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है। तो ये आपका जो यौगिक होगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसकी हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी देखी थी कि मैथेन आपका क्या है, एक हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। इसमें हाइड्रोजन और क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करता है, हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ क्या करता है, संयोग करता है और इस प्रकार से एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। एक हाइड्रोकार्बन यौगिक बन जाते हैं और एक इस प्रकार से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला भी बनने लगती है। क्योंकि ये भी पता है कि कार्बन परमाणु स्वयं, या हम कहें कि कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एक लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसे जो हमारे यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन यौगिकों को हम अगर देखें तो इसके यदि प्रकार देखें कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक में, तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इस हाइड्रोकार्बन यौगिक को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है हमारा विवर्त हाइड्रोकार्बन, विवर्त हाइड्रोकार्बन, इसी को ही हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और इसी को ही हम एलिफेटिक भी कहते हैं, एलिफेटिक, इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है संवर्त, संवर्त हाइड्रोकार्बन, संवर्त हाइड्रोकार्बन, इसी को ही हम
चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, संवर्त या फिर चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये जो आपका विवर्त हाइड्रोकार्बन है, इस विवर्त हाइड्रोकार्बन को हम दोबारा से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है आपका एल्केन, और ये फिर से दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया एल्कीन और एक हो गया आपका एल्काइन। एक एल्कीन और दूसरा क्या हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा संवर्त हाइड्रोकार्बन है, इसको हम विभाजित करते हैं दो भागों में फिर से। ये होता है आपका एक तो एलिसाइक्लिक और ये होता है हमारा एरोमेटिक। पहलो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और किससे बनने वाले यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक हमारे कहलाते हैं। अब ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया, एक विवर्त हाइड्रोकार्बन और एक संवर्त हाइड्रोकार्बन। विवर्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, किस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, अर्थात इसमें कोई भी एक बंद संरचना का निर्माण नहीं होता है कि जैसे इस प्रकार से कोई भी एक चक्रीय सीधी श्रृंखला बन जाएगी, CH3 CH2 CH3, ये वाली एक श्रृंखला बन जाएगी। अर्थात इसमें ये प्रथम और ये अंतिम जो कार्बन परमाणु वो आपस में मिलकर किसी भी एक चक्र का निर्माण नहीं करते। एक खुली संरचना है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, खुली संरचना इसको हम बोल सकते हैं। खुली श्रृंखला का इसमें क्या होगा, निर्माण होगा। इस हाइड्रोकार्बन को हमने फिर से आगे कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। एक हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। एलिफेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, इन अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को जंतुओं की वसा से प्राप्त किया। प्रारंभ में इनको जंतु, एली का मतलब जंतु और फेटोस का मतलब होता है वसा, तो जंतु की जो वसा होती है उनसे इनको, उन स्रोत में इनको देखा गया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एलिफेटिक भी कहा जाता है। अब ये जो हमारा विवर्त हाइड्रोकार्बन है, इसको फर्दर हमने आगे दो भागों में विभाजित कर दिया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, आपका एल्केन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन की यदि बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो एकल बंध होगा। कौन सा बंध होगा, एकल बंध होगा। और इसका उदाहरण हम देखेंगे, मेथेन हो सकता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। अर्थात एल्केन जो श्रेणी होगी वो सारी के सारे किसमें आती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आगे दो भागों में विभाजित होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच होगा बंध होगा वो द्विबंध होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, जैसे कि एथीन। जैसे कि इसका हम ले सकते हैं एथीन, ले सकते हैं। इसका क्या ले सकते हैं,
एथाइन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? एथाइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? एथाइन कह सकते हैं। एथाइन कह सकते हैं। तो ये है हमारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं संवर्त हाइड्रोकार्बन की। संवर्त हाइड्रोकार्बन जिसको हमने चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहा है, इसका मतलब इसमें जो कार्बन परमाणु होंगे वो आपस में मिलकर एक चक्रीय संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक बंद संरचना बन जाएगी। ये कोई कार्बन परमाणु है, ये इस प्रकार से एक क्या कर लेंगे? अंतिम जो कार्बन है वो प्रथम से जुड़कर एक इस प्रकार से ये एक संरचना का निर्माण करता है। या ये भी एक आपका हो सकता है, इसमें भी कार्बन परमाणु एक बंद संरचना, एक चक्रीय संरचना का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? हमारे चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को हमने फिर से आगे दो भागों में विभाजित किया, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का क्या अंतर हो सकता है? क्या हो सकता है कि एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं, ये यौगिक क्या होते हैं कि जब इनको जलाते हैं तो जलाने पर क्या होते हैं? ये जलाने पर कम धुआं देते हैं। जलाने पर कम धुआं देते हैं। जलाने पर ये कम धुआं देते हैं। इसका एक उदाहरण हो सकता है कि ये कार्बन है और इस प्रकार से एक कार्बन, ये कार्बन, तो ये जो आपका हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। जबकि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये जलाने पर अधिक धुआं देते हैं। जलाने पर अधिक धुआं देते हैं। जलाने पर अधिक धुआं देते हैं। इसका उदाहरण है आपका बेंजीन। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? आपका बेंजीन हो सकता है। अब इसमें क्या होगा? जो बेंजीन है हमारी, इस बेंजीन में, ये जो बेंजीन है हमारी, इस बेंजीन की क्या विशेषता हो सकती है? एरोमेटिक यौगिकों की एक विशेषता और भी हो सकती है कि इनके एकांतर जो क्रम है उस एकांतर क्रम पर द्विबंध या एकल बंध पाए जाते हैं। जैसे इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ द्विबंध है, एकल है, फिर द्विबंध आ गया। तो एकांतर क्रम पर क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पर एकल बंध या फिर द्विबंध पाए जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है। इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक संवर्त हाइड्रोकार्बन, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर रहे हैं, एक चक्र का निर्माण कर रहे हैं। प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से मिलकर एक चक्र का निर्माण कर रहा है, इसलिए इनको संवर्त या बंध श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इनको संवर्त हाइड्रोकार्बन या चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी हम इसको कहते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का विस्तृत रूप से वर्णन कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को हमने इसकी श्रृंखला के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, एक चक्रीय और दूसरा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। विवर्त हाइड्रोकार्बन और संवर्त हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन इनको एलिफेटिक भी कहते हैं क्योंकि इनकी जंतुओं की वसाओं से इनको प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? द्विबंध त्रिबंध पाया जाता है। अब इन हाइड्रोकार्बन के आधार पर हम इन हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला होगी उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हम उनका नामकरण करेंगे। उनका नामकरण कैसे किया जाएगा? नामकरण की भी कुछ पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो पद्धतियां होती हैं। चलिए हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का हम नामकरण कैसे करें, नामकरण की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, क्या क्या बातें होंगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखें जरा,
इस पर हम यदि हम बात करें कि क्या क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है उस नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। एक पद्धति है हमारी रूढ़ पद्धति, प्राचीन जो नाम है उसके आधार पर रूढ़ पद्धति में लिख सकते हैं। एक हमारा होता है जो व्युत्पन्न पद्धति है वो व्युत्पन्न पद्धति हो सकती है, और एक हमारी तीसरी जो पद्धति होती है वो IUPAC पद्धति होती है। तो हम नामकरण के हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन के नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं, तो 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? एक रूढ़ पद्धति है, एक पद्धति है आपकी रूढ़ पद्धति, एक है व्युत्पन्न। रूढ़ पद्धति का मतलब जहां से इनको प्राचीन रूप से, जहां से सर्वप्रथम इनको प्राप्त किया गया था उस आधार पर इनका नामकरण किया गया था हाइड्रोकार्बन यौगिकों का। एक पद्धति होती है आपकी व्युत्पन्न पद्धति, और एक जो पद्धति है वो है आपकी IUPAC पद्धति। कौन सी पद्धति है? IUPAC पद्धति है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 2 पद्धतियां नहीं दी गई, एक ही पद्धति दी गई है IUPAC पद्धति, और उसी के आधार पर हमें क्या करना है, इनका नामकरण करना होता है। तो सबसे पहले, वैसे मैं अगर इसके आधार पर बताऊं तो कुछ नाम जैसे हम बता सकते हैं कि एक होता है आपका, चलो मैं रूढ़ पद्धति के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं, कि जो CH4 है इसको मार्स गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है? मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको मार्स गैस? मीथेन को मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको दलदली स्थानों से क्या किया गया था? प्राप्त किया गया था। दलदली स्थानों को क्या कहा जाता है? मार्स कहा जाता है। इसलिए इस CH4 को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। एक होता है आपका HCOOH, ये है आपका कौन सा अम्ल? ये आपका फार्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल है। ये मैंने आपको दूसरा चैप्टर जब करवाया था उसमें भी हमने बात की थी कि फार्मिक अम्ल होता है, और चूंकि ये चिंटी में होता है और चिंटी को हम क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं, और फार्मिका की वजह से ही इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? फार्मिक अम्ल पड़ा। एक और होता है आपका एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड कहते हैं। ये चूंकि किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है, और सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। इसी वजह से इस अम्ल का नाम भी क्या पड़ गया? एसिटिक एसिड पड़ गया, इसी वजह से, एसिटम की वजह से। तो ये कुछ पद्धतियां थी। व्युत्पन्न पद्धतियों में जो व्युत्पन्न नाम होते हैं किसी दूसरे नाम से उसको प्राप्त कर लिया जाता है, तो वो पद्धति हमारी कौन सी पद्धति होती है? व्युत्पन्न पद्धति होती है। अब जो हमारी महत्वपूर्ण पद्धति है वो आती है कौन सी पद्धति? IUPAC पद्धति। IUPAC की फुल फॉर्म कक्षा 9 का जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है तो शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर रहा होगा, दूसरा हो सकता है जिसमें ये नाम दिया हुआ है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? आई थिंक तीसरा चैप्टर है वो जिसमें इसका नाम दिया गया है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ए से अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इस IUPAC का पूरा नाम है। और इसी IUPAC के नाम के आधार पर हम क्या करेंगे? इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें एक विशेष बात क्या रखनी है, IUPAC जो पद्धति से हम नामकरण करेंगे इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का और उन श्रृंखलाओं का, तो कैसे करते हैं वो नामकरण, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें इसमें। एक बात का तो ये ध्यान रखना है कि हमें जो कार्बन के परमाणु हैं उन कार्बन परमाणु
कि संख्या का क्या होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन जो परमाणु है उस कार्बन परमाणु की संख्या को देखेंगे, उसमें कितनी संख्या है, और उस संख्या का हम क्या लगाएंगे, पूर्व लगन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूर्व लगन लगाएंगे। और दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है कि उस हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, इस हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित जो श्रेणी है या उपस्थित जो बंध है, उस बंध को देखेंगे और बंध का क्या लगाएंगे, हम अनुलगन लगाते हैं। बंध का क्या लगाएंगे, अनुलगन लगाएंगे। कार्बन परमाणु की संख्या का पूर्व लगन, और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो उपस्थित बंध है, भी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है, या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार की वो श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है, या एल्काइन श्रेणी है। इसके आधार पर हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को चयनित करेंगे और उसके बाद में उसका क्या लगाएंगे, अनुलगन लगाएंगे। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसमें आपको आवश्यकता नहीं ज्यादा कि अनुलगन क्या होता है। देखो सुनो, सबसे पहले सारी बातों को छोड़कर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, अर्थात कार्बन परमाणुओं की सबसे पहले हमें संख्या देखनी है कि उस श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु भाग ले रहे हैं, कितने कार्बन परमाणु उसमें उपस्थित हैं। इस आधार पर हम एक गिनती को याद रखेंगे, उस आधार पर हमें उसको लगाना है। यहां हम देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, और यहां हम लगाएंगे पूर्व लगन। क्या लगाएंगे, पूर्व लगन लगाते हैं। जैसा कि यहां हमने लिखा रखा है कि कार्बन परमाणु की संख्या का तो हम लगाएंगे पूर्व लगन, और उपस्थित जो बंध है उसके आधार पर उसका लगाएंगे अनुलगन। वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, कार्बन परमाणु एक हो सकता है, कार्बन परमाणु दो हो सकते हैं, कार्बन परमाणु तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात, कार्बन परमाणु 8, कार्बन परमाणु 9 और कार्बन परमाणु 10। कार्बन परमाणु यदि एक है तो उसको मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। दो को एथ बोला जाएगा, तीन को प्रोप बोलते हैं, तीन को प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, चार को ब्यूट बोलेंगे, पांच को पेंट बोलेंगे, पांच को क्या बोलेंगे, पेंट, सिक्स को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को हम क्या कर देंगे, डेक कर देंगे। 10 को क्या बता देंगे, डेक कर देंगे। ये नाम है किसके, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका हम कैसे नामकरण करेंगे, वो सारी बातें हम देखेंगे। अभी आप केवल इतना देखें कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक ही क्या है, एक ही कार्बन है, तो उस पर अनुलगन के रूप में और पूर्व लगन, तो कार्बन परमाणु की संख्या का तो हम क्या लगाएंगे, पूर्व लगन लगाएंगे। उसका मैथ हो जाएगा, दो को एथ कहते हैं, फिर तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डे। ये पूर्व लगन है। पूर्व लगन का मतलब आप ये समझिए कि जैसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, उसको नाम से पहले जो लगा देते हैं, तो वही उपसर्ग यहां पर इनका काम करेगा। अर्थात ये पूर्व लगन एक प्रकार से आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं। अनुलगन कार्बन श्रृंखला में उपस्थित जो बंध है उसके आधार पर हम उनके अनुलगन लगाते हैं। वो अनुलगन भी क्या होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अनुलगन से आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि अनुलगन एक प्रकार से क्या है, आपके प्रत्यय हैं। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि इक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, तो एक सामाजिक हो जाएगा और एक भौतिक हो जाएगा, तो इक प्रत्यय लग जाएगा। अब जैसे आपको प्रत्येक बोलना है, तो प्रत्येक में आपको प्रत्यय क्या, उपसर्ग क्या होगा,
प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा बताओ जरा। तो ये कार्बन परमाणु की संख्या और उनका पूर्व लगन। अब बात करते हैं हम कि बंध के आधार पर क्या क्या बातें हो सकती हैं। बंध के आधार पर भी हमने इन हाइड्रोकार्बन को कुछ विभाजित किया था क्या, या वो कौन से प्रकार की श्रृंखला में उपस्थित होंगे, इसकी भी हम बात करते हैं। तो एक बार देखें जरा कि कैसे हम करते हैं इनका नामकरण IUPAC पद्धति के अनुसार। तो जो बंध है, इस बंध के आधार पर हमने 3 क्या बनाई है, श्रेणियां बनाई हैं। कितनी श्रेणियां बनाई है? 3 श्रेणियां बनाई हैं। वो 3 श्रेणियां क्या हो सकती हैं, इसके बारे में सुने एक बार कि प्रथम जो श्रेणी है वो क्या हो सकती है, एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी? एल्केन श्रेणी होगी। ये जो श्रेणियां हैं ये बंध के आधार पर हैं कि एक एल्केन श्रेणी है, एक एल्काइन श्रेणी है और एक कौन सी श्रेणी होगी आपकी, ये अब मैं रफ कर देता हूं। तो एक श्रेणी आपकी क्या होगी, एल्कीन होगी, एक एल्काइन होगी और एक एल्केन होगी। 3 प्रकार की संरचनाएं, 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। एक एल्कीन श्रेणी, एक होती है एल्कीन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्कीन श्रेणी। और एक यहां लिख देते हैं हम एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। चलो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी। चलो यहां होगा। अब चलिए देखिए एल्केन श्रेणी में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो उस श्रृंखला का नाम एल्केन श्रेणी हो जाएगा, इसका एल्केन श्रेणी हो जाएगा और ये आपकी श्रेणी क्या हो जाएगी, एल्काइन श्रेणी हो जाएगी। अब बंध के आधार पर जो हमने श्रेणियां बताई हैं तो उनके आधार पर हम इनका क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। तो इसका जो अनुलग्न होगा, इसका अनुलग्न एन होगा। क्या होगा? एन होगा। इसका क्या होगा? इन होगा। इसका अनुलग्न क्या होगा? इन होगा। और इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। एल्केन में एन लग रहा है, इसमें इन लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है? आइन लग रहा है। तो ये इसके क्या लग जाएंगे? अनुलग्न लग जाएंगे। इनका यदि सूत्र देखें, इसका सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n प्लस में 2। n यहां पर कार्बन परमाणु की क्या होगी? संख्या होगी। n यहां पर क्या होगी? कार्बन परमाणु की संख्या होगी। ये सूत्र है, सामान्य सूत्र किसका? एल्केन श्रेणी का, CnH2n प्लस 2। ये सीधा ही सूत्र हो जाएगा CnH2n और इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस 2। ये सामान्य सूत्र है किसका? एल्केन श्रेणी का। ये संतृप्त होते हैं, जबकि ये दोनों ही आपके किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कौन से हैं आपके? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध है या फिर त्रिबंध है, तो इनको असंतृप्त बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है? संतृप्त। इसको क्या बोला जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बात और, इनको हम पैराफिन कहते हैं। क्या भी कहते हैं? इनको पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन का मतलब यहां पर जो पैरा है इसका अर्थ तो होता है कम और इस फीन का अर्थ होता है क्रियाशील। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या ये जो एल्केन है, एल्केन को हम क्या भी कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। इनको क्या भी कहते हैं? पैराफिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पैराफिन? क्योंकि ये कम क्रियाशील है, इसलिए इनको पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन श्रेणी, इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं ओलिफन। ओलिफन
फन कहा जाता है। क्यों कहते हैं ओलिफन इनको? इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रोमीन जल के रंग को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। ब्रोमीन जल के रंग को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। ब्रोमीन जल के रंग को उड़ा देते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहा जाता है, क्योंकि ब्रोमीन जल के रंग को उड़ा देते हैं और एक तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। किसको? एल्कीन श्रेणी को। किसको? एल्कीन श्रेणी को। तो ये हमारा एक मोटा मोटा क्या हो गया? एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और एल्केन श्रेणी का मुख्य मुख्य खाका हमने तैयार कर दिया। क्योंकि ये क्या है? ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कम क्रियाशील है तो जाहिर सी बात है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। अधिक क्या होते हैं? ये क्रियाशील होते हैं। तो ये श्रेणी हमारी क्या थी? एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और एल्कीन श्रेणी के बारे में हमने बात की। इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? इसका सामान्य सूत्र हमने देखा, CnH2n+2 होता है और अनुलग्न एन लगता है, इसका इन लगता है और इसका क्या लगता है? आइन लगता है। ये सारी बातें हमने किसके आधार पर की? कि उस कार्बन श्रृंखला में वो जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या चीजें? कि बंद आधार पर, कि अगर बंद है तो क्या? अगर मान लो कि कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां पर आपको समझाऊं कि कहां पर देखें, यहां लिख देता हूं, चलो यहां देख लेते हैं कि ये मान लो एक CH3 CH2 CH3, ये एक कोई भी आपके पास एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं। तो गिनती जब हमने की तो कार्बन परमाणु की संख्या निकलकर कितनी आई? कार्बन परमाणु 3 है और 3 को क्या कहा जाता है? प्रोप कहा जाता है। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। कार्बन कार्बन के अंदर बंध देखिए मैं बताता हूं आपको, सुनना। इस प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होगा, उस कार्बन परमाणु की जो संरचना होती है, जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, वो संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें देखिए जरा क्या संतुष्ट हो रहा है क्या? 1 2 और 3, 1 2 और 3 सहसंयोजी बंध के साथ इस कार्बन से 3 तो क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री था इसके पास, मुक्त था इस कार्बन के पास, वो दूसरे वाले कार्बन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉनों की ओर साझेदारी कर लेता है। तो ये इसकी चौथी संयोजकता इसके साथ, इसकी भी कितनी रह जाएगी? 1 2 और 1 3। तो 2 इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। और 1 इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ये नेक्स्ट कार्बन जुड़ जाएगा, एक साझेदारी इस कार्बन के साथ, 1 2 और 3 इसके साथ क्या जुड़ गए? हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता क्या होगी? पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो अब देखें, अगर हम इसको यदि हम देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है वो कौन सा है? एकल बंध है। कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो एकल बंध से इसका अनुलग्न क्या लग जाएगा? जो प्रत्यय है वो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो इसका कुछ नाम कैसे हो जाएगा? पूर्व लगन प्रोप हो गया, प्लस में एन हो गया, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। सबसे पहले इसका कार्बन परमाणु की संख्या को गिनेंगे। संख्या के गिनने के बाद मैंने आपको वो एक टेबल लिखवाई है कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक वाली, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उनके पूर्व लगन लगाए हैं हमने। और इन श्रेणियों के हम क्या लगाएंगे? जो बंध हैं, जो बंध के आधार पर हमने श्रेणियों का विभाजन किया है, उनके हम क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं। और अनुलग्न में इन और क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। इन और आइन लग जाएगा। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं। तो ये हमारा था श्रेणी और उसका नामकरण। इसके बाद 2 बातें और मैं बता देता हूं आपको। 2 बातें और बता दें क्या? कि थक चुके हो? अरे बता दें, थके तो नहीं हो? चलिए देख लेते हैं 2 बातें और देख लेते हैं।
इसको थोड़ा देख लेना, आप उतार लेना। दो बातें और क्या देख लेते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लो, कि नामकरण में जब हम लिखेंगे तो दो बातें और आएंगी। कुछ प्रतिस्थापी भी होते हैं जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से क्या कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनके स्थान पर खुद आ जाएंगे। तो उन प्रतिस्थापियों में दो हमारे प्रतिस्थापी, वो कोई समूह हो सकता है, वो कोई भी परमाणु हो सकता है, उनको हम क्या कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा मैं आपको बता देता हूं कि एक होता है हमारा क्रियात्मक समूह। एक क्या होता है हमारा क्रियात्मक समूह, क्या होता है, एक होता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला जो समूह होगा वो समूह हमारा क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसे कहते हैं क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला, दोबारा सुने कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला, प्रतिस्थापित करने वाला जो समूह होगा वो समूह हमारा क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसी वजह से वो क्या कर देता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। क्रियात्मक जो समूह है वो चार हैं आपके, कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लें। एक तो हमारे पास है एल्कोहल, एल्कोहल, इसका अगर सूत्र देखें तो OH होता है, इसका हम अनुलग्न लगाएंगे यहां, इसका भी क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाते हैं। दूसरा होता है आपका एसिटिक अम्ल, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक होता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एक होता है आपका कीटोन, एक होता है आपका कीटोन। इसका सूत्र होता है COOH, COOH। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और एक OH इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या होता है ये, कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र भी है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसको मैं आगे लिख देता हूं, चलो। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, CHO, और कीटोन को बोलते हैं C+O अर्थात CO। इनके अनुलग्न क्या क्या लगाएंगे, हम नामकरण करेंगे उस समय और हम डिटेल में चर्चा करेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो क्रियात्मक समूह एल्कोहल का जो अनुलग्न लगेगा वो ओल लगेगा, क्या लगेगा, ओल लगेगा। इसका लगेगा ओइक अम्ल, इसका लगेगा ओइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। एल्डिहाइड का एल लगता है, एल्डिहाइड का क्या लगता है, एल लगता है। और जो कीटोन है, इस कीटोन का जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, ओन लगेगा। इनका क्या लगेगा, ओन लगेगा। तो ये हमारे क्या लगते हैं, क्रियात्मक समूह। ये क्या होते हैं, हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। हमारे जो चैप्टर में है 10th क्लास में, चार ही प्रकार के क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं, चार ही हैं। एक अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक एल्डिहाइड है, और एक क्या है हमारा कीटोन है। ये OH होता है, ये COOH होता है, ये CHO होता है, और ये C+O होता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। तो ये हमारा इनके क्या क्या अनुलग्न है, यहां से देखिए ओल का ओल लग जाएगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका ओइक अम्ल लग जाएगा, एल्डिहाइड का एल लग जाएगा, और कीटोन का क्या होगा,
और एक कीटोन का क्या होगा, ओन होगा। ये इनके क्या होते हैं, अनुलग्न होते हैं। अब ये कैसे प्रतिस्थापित कर देते हैं, अगर उदाहरण के द्वारा हम समझना चाहें, CH3 CH2 CH2 और एक यहां पर ये आ गया, यहां पहले क्या था, ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार से थी, अब पूरी है नहीं। इस कार्बन के देखें जरा संयोजकता, सबसे पहले आप एक बार ये चेक कर लिया करें कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है वो कंप्लीट है या नहीं है, और वो भी किससे बनेगी, सहसंयोजी बंध इनमें पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये एक दूसरे से बंध बनाकर करते हैं। तो इसमें देखें जरा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 3 संयोजकता, और एक चौथी संयोजकता इस कार्बन के साथ बंध बनाने में, तो चारों इसकी कंप्लीट होगी। इसकी देखें जरा, एक संयोजकता इस कार्बन के साथ बंध बना रही है, 2 इन हाइड्रोजन के साथ, और एक चौथी संयोजकता इस वाले कार्बन परमाणु के साथ, तो 4 इसकी कंप्लीट। अब इसकी देखते हैं, तो एक बंध तो एक संयोजकता तो इस कार्बन के साथ जुड़ गई, 3 बच गई, तो इनके साथ क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, ये जो क्रियात्मक समूह होंगे इस श्रृंखला में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और यहां पर H का तो आ जाएगा 2, एक हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ गया आपका, इसके स्थान पर कौन आ गया, एल्कोहल समूह जुड़ गया, और यह आ जाएगा। अब अगर हम इसका नामकरण करें, अगर सिंपल एक बार मैं आपको फिर बता दूं, तो इसका अगर सिंपल नामकरण करें तो 1 2 3, इसमें कार्बन परमाणु की सबसे पहले संख्या देखेंगे, तो कार्बन परमाणु की संख्या है हमें कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। तो प्रोप हो गया, और क्या जुड़ा हुआ है, ओल समूह जुड़ा हुआ, एक श्रृंखला कौन सी है, प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस क्या जुड़ जाएगा, ओल जुड़ जाएगा, तो इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये जो आपकी नामकरण का कुछ इस प्रकार से हम क्रियात्मक समूह में काम लेते हैं। एक और होता है आपका, एक और होता है, अंतिम है, इसके बाद देखेंगे हम बातें। एक और होता है, उसको और देख लो। एक होता है विषम परमाणु। क्या होता है, विषम परमाणु। ठीक उसी प्रकार जैसे ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से इन्होंने किसको प्रतिस्थापित कर दिया था, जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से क्रियात्मक समूह ने कर दिया था, उसी प्रकार ये जो विषम परमाणु हमारे होते हैं, इन विषम परमाणुओं में भी ये भी क्या करते हैं कि ये CH3 CH2 CH3 वाला जो हमारी एक श्रृंखला है, ये भी क्या करेंगे, विषम परमाणु क्या होते हैं, वे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। तो यहां पर मान लो कि एक आया और यहां पर CH2 और एक क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। तो ध्यान रखना, इन विषम परमाणुओं का हम क्या लगाते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं। इनका क्या लगाते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो इसका क्या लग जाएगा, पूर्व लगन। इसका पूर्व लगन क्या होगा, नाइट्रो होगा। इसका पूर्व लगन नाइट्रो होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सो होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सो होगा। क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरो होगा। फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का फ्लोरो होगा। फ्लोरीन का फ्लोरो होगा। और आयोडीन का क्या होगा, आयोडो होगा। आयोडीन का आयोडो होगा। और एक आप मान लो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का क्या होगा, ब्रोमो होगा। तो इस प्रकार से हम इनके क्या लगाते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं। अगर इसका हम नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लगाएंगे अनुलगन। तो सबसे पहले विषम परमाणु का क्लोरो, फिर क्या लगेगा, प्रोप, और फिर एन से रखना है तो क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। कल हम इन के आधार पर कुछ नामकरण हम करेंगे, कुछ श्रृंखलाओं का हम नामकरण देखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे उनका नामकरण करते हैं। आज कुछ इसकी बेसिक बातें हमने हाइड्रोकार्बन और उससे संबंधित कुछ बेसिक बातें देखी। कल हम इनका कुछ नामकरण करेंगे और उस नामकरण के आधार पर कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम नामकरण को श्रृंखला दी हुई हो तो उसका हम नाम कैसे लिखेंगे, या नाम अगर हमें दिया हुआ हो तो हम उसकी श्रृंखला कैसे बनाएंगे, इस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
कल देखते हैं, बाकी की जो कक्षाएं होंगी उनको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हमारे पास भी आपके द्वारा जो समझाई गई बातें हैं वो आप तक पहुंच जाएं, और हमारी कुछ जो सुझाव हों या कुछ और दूसरी बातें हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप कमेंट का भी ज्यादा से ज्यादा आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।